हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 31 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के एकमात्र फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में कप्तान हैं और वह भारत के ऐसे एकमात्र फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 150 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेले हैं। इसके अलावा इसके साथ ही वो दुनिया के 8वें ऐसे फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने 150 या उससे अधिक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेले हैं। 2002 में सुनील छेत्री के द्वारा मोहन बागान के लिए डेब्यू किया गया था और उन्होंने अब तक 94 गोल किए हुए हैं अपने कैरियर में। दोस्तों, अगर हम गोल की बात करें तो वह भारत में सबसे टॉप पर है गोल करने के मामले में। इसके अलावा दुनिया में एक्टिव खिलाड़ियों में वह तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 128 गोल किए हैं। दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी, इन्होंने 106 गोल किए हुए हैं। और तीसरे स्थान पर हैं सुनील छेत्री जिन्होंने 94 गोल किए हुए हैं। बात आई है फुटबॉल की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की वर्तमान में फुटबॉल में फीफा रैंकिंग कितनी है? 117 है। और फीफा विश्व कप 2026 का एक क्वालिफायर मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से रहा है? जर्मनी से। फुटबॉल एशियाई कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 को किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसको अभी हाल ही में 2024 में सर्वसेस की टीम ने जीता है। डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से। 2023 में इसका खिताब मोहन बागान ने जीता था 17वीं बार। और आपको याद रखना है कि जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है और इसका पहला आयोजन 1888 में किया गया था। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं। तो फीफा कप फुटबॉल से रिलेटेड है। रोवर्स कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीजर्स कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। सुब्रतो मुखर्जी कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप की बात करें तो ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप और मर्केटा कप ये सभी कप फुटबॉल से रिलेटेड हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। ईयरली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा पेड कोर्स की बात करें तो फाउंडेशन बैच शुरू हो गए हैं, तो उनमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस की ई बुक भी आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है और जियोग्राफी की बहुत सारी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो उन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO बने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO बने हैं 3 साल के लिए, यानी उनका टेन्योर 3 साल का होगा और उन्होंने AS राजीव का स्थान लिया है। AS राजीव को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को डिस्कस करने से पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को एक प्राइवेट बैंक के रूप में की गई थी, जिसने अपना काम शुरू किया था 1936 में। याद रखिएगा कि 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार के पास इस बैंक का 86% शेयर है। इसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक।
हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो बैंक होते हैं उनकी मुख्यालय मुंबई में होते हैं, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसका मुख्यालय पुणे में है, इसको आपको नोट कर लेना है। एमडी और सीईओ कौन है? निधु सक्सेना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सदानंद वसंत दाते एनआईए के डायरेक्टर जनरल बने हैं, पीयूष आनंद एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं, हंसा मिश्रा यूपीएससी के निदेशक बने हैं। इसके अलावा अभय कुमार म्यांमार में भारत के एम्बेसडर बने हैं, नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। बीपीआरडी के महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा। एमबी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं, और इसके अलावा किरण रिजिजू अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, स्टडी करके एक खासियत है कि जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और जो आपने पिछले दिनों में करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करवाया जाता है। तो जो रिवीजन करवाई जाती है वो आपको इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि आप उन चीजों को याद रख सकें बहुत लंबे समय तक। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के 4 टाइगर को राजस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड से 4 टाइगर राजस्थान में लाए जाएंगे, उनको वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा 3 टाइगर को ओडिशा में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार का कार्य किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए दोस्तों, भारत में बाघों के लिए यानी टाइगर के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका काम होता है टाइगर कंजर्वेशन करना, यानी टाइगर को संरक्षित करना, उनके लिए नियम बनाना, ठीक है। और यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? क्योंकि यहां पर उत्तराखंड की बात आई थी, तो उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व और कालागढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड में। राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 5वां टाइगर रिजर्व बना है अभी हाल ही में राजस्थान का। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का टाइगर स्टेट कौन है तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या है 785। ये 2022 की गणना के आधार पर है। 2022 में जो टाइगर की जनगणना की गई थी उसके अनुसार टाइगर की पॉपुलेशन है 3682। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ था, तो 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सबसे अधिक बाघ आबादी वाले टाइगर रिजर्व कौन है? कार्बेट यानी जिम कार्बेट, वहां पर 260 टाइगर हैं। फिर है बांदीपुर, ये कर्नाटका में है, यहाँ पर 150 है। नागरहोल, ये भी कर्नाटका में है, यहाँ पर 141 है। बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 135 टाइगर हैं। तो ये है सबसे अधिक टाइगर आबादी वाले टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो भारत रत्न दिए जाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो 4 व्यक्ति कौन हैं जिन्हें अभी हाल ही में ये प्रदान किया गया है? तो इनमें पहला नाम है चौधरी चरण सिंह, दूसरा नाम है कर्पूरी ठाकुर का, तीसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव का और चौथा नाम है एमएस स्वामीनाथन का। तो इन 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो इनके संबंधित व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि नरसिम्हा राव के बेटे पी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से भारत रत्न प्राप्त किया है। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके घर पर ही भारत रत्न प्रदान किया जाएगा क्योंकि उनकी हेल्थ सही नहीं है, इसके कारण वो कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो सके थे। तो केंद्र सरकार ने 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। आपको याद रखना है कि 2024 में जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है तो उनको मिलाकर के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 53 हो गई है। चलिए बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तियों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी
और सीवी रमन हैं। इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला थी जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। दोस्तों आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, उनका संबंध पाकिस्तान से रहा है। उन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। और इसके अलावा एक और विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, उनका नाम है नेल्सन मंडेला और वो साउथ अफ्रीका से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर शून्य अपशिष्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है दिवस की, तो मार्च माह में मनाए जाने वाले सभी दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है और इसके अलावा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जाना है जिसका नाम है गगन शक्ति 2024। दोस्तों यह अभ्यास 10 दिन का होगा और आपको याद रखना है कि यह भारत का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास होगा। 1 अप्रैल 2024 से पोखरण में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसमें 10,000 वायु सैनिक हिस्सा लेने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैत्री युद्धाभ्यास भारत थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास अयोध्या भारत थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। और मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। नोमोडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। डस्टिलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। इसको आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये SSC में कई बार पूछा गया है। खंजर युद्धाभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच और ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस नेटवर्क जिसे कोविनेट बोला जाता है की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा WHO ने। तो WHO ने अभी हाल ही में कोविनेट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के खिलाफ क्षमताओं में वृद्धि करना। चलिए दोस्तों कोविड-19 के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये SARS-CoV-2 वायरस के कारण फैला था और इसके समय समय पर अलग अलग वेरिएंट आते रहे हैं। पहला मामला वुहान में पाया गया था जो कि चाइना का एक शहर है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया था। कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाया गया था। कॉर्बोवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा बनाया गया था और इनकोवैक को भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों ये तो बात हुई कोविड-19 की। चलिए बात करते हैं WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में हेड कौन है यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है टेड्रोस अदनोम। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एथलीट पैनल के को प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। तो भारत के हॉकी के खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, तो उन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा FIH एथलीट समिति का को प्रेसिडेंट बनाया गया है। PR श्रीजेश पहली बार 2017 में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुने गए थे। दोस्तों श्रीजेश को 2015 में अर्जुन पुरस्कार और 2017 में पद्मश्री दिया गया है। 2016 में उन्हें इंडियन हॉकी टीम का कप्तान भी बनाया गया था। बात करते हैं FIH की। तो इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। हेडक्वार्टर लॉजेन यानी लुसाने स्विट्जरलैंड में है।
इसके मेंबर हैं 140, अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशिया कप T20 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। दोस्तों, महिला एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो 2024 का संस्करण है वो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें 8 टीमें शामिल होंगी। 28 जुलाई को इसका फाइनल खेला जाएगा और ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। और पहला महिला एशियाई कप वनडे फॉर्मेट में 2004 में श्रीलंका में ही आयोजित किया गया था। इसका आयोजन ACC के द्वारा करवाया जाता है, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा करवाया जाता है। ACC की बात करें तो इसका गठन 19 सितंबर 1983 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष हैं इसके जयसा है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन पाली राजस्थान में किया गया है। तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। इस मंदिर का आकार ओम के जैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओम के जैसा मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं और 2000 खंभों पर यह पूरा मंदिर टिका हुआ है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के DG कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा। स्टार्ट कार्यक्रम 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। UN के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि कौन बने हैं? कमल किशोर। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 हाइब्रिड मोड में कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? S रमन। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में AFISPA का विस्तार किया है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम रामसर साइट को डिस्कस करेंगे। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और इसे भी 1981 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। लोकटक झील मणिपुर में है। इसे 1990 में। और बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। हरके झील पंजाब में है। इसे 1990 में। साभर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कंजली झील पंजाब में है। इसे 2002 में। रोपड़ आर्द्र भूमि ये भी पंजाब में है। इसे भी 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये रामसर साइट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सरिस्का नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। दोस्तों, कल आप लोगों ने बहुत शिकायत की है कि क्लास लेट हो गई थी। तो इसका कारण था मेरे यहाँ बिजली का ना होना, कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से बिजली की जो सप्लाई थी वो नहीं हो पाई थी और आपका वीडियो लेट हो गया था। उसके लिए काफ़ी खेद है। और अगर कभी वीडियो लेट हो जाता है तो आपको वीडियो दिया जाएगा, भले वो समय थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन आपको वेट करना है, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। आज का क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।